अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे केसेस ऑफ नाउन। केसेस ऑफ नाउन क्या है, क्यों हमें सीखने चाहिए, ये लेक्चर के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों हमें सीखने चाहिए। ठीक है। केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और केसेस से हमें पता चलता है कि एक सेंटेंस में हमने नाउन किस किस जगह पर रखना है। ठीक है। यानी अगर आपको केसेस नहीं मालूम नाउन के, तो आप सेंटेंस में नाउन को उसकी एग्जैक्ट जगह पर नहीं पुट कर सकते, यानी नहीं रख सकते। ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये समझना कि नाउन की एग्जैक्ट स्पेसिंग क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, यानी केसेस क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं इनको कि केसेस क्या है हमारे पास। तो हमारे पास टोटल केसेस यहाँ पर जो इस लेक्चर में है वो है 5। नंबर 1 पे है सब्जेक्टिव केस, फिर हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीपोजिशन और डेटिव केस, फिर पोजेसिव और जेनेटिव केस, और फिर एड्रेसिव और वोकेटिव केस, या आप कह सकते हैं आर्टिकुलेटिव केस। ठीक है। तो ये पहले जो चार है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम बहुत ज्यादा डिटेल के साथ करेंगे और मैं एक एक सेंटेंस से आपको समझाऊंगा इस लेक्चर में। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एग्जामिन दीज सेंटेंसेस। नंबर फर्स्ट सेंटेंस में है हमाद ईट्स एन एप्पल। हमाद ईट्स एन एप्पल। अच्छा, नंबर सेकंड सेंटेंस है बिस्मा स्लैप्स द बॉय। बिस्मा ने बिस्मा बिस्मा थप्पड़ मारती है लड़के को। अच्छा, इन सेंटेंस नंबर फर्स्ट द नाउन हमाद इज द सब्जेक्ट। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु ईट एन एप्पल। अच्छा, इस पहले वाले सेंटेंस में ये कहते हैं कि इसमें हमाद जो है ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। अच्छा, पर इस सेंटेंस नंबर फर्स्ट में हमाद जो है ना वो क्या है, सब्जेक्ट है। मैं इसलिए, ठीक है, यानी ये आंसर करता है हम हमें इस सेंटेंस में कि हु ईट्स एन एप्पल। एप्पल किसने खाया, या एप्पल कौन खाता है। ठीक है, एप्पल कौन खाता है। तो इससे हमें पता चला सेंटेंस में इस नेम से कि हमाद खाता है, इसलिए ये सब्जेक्ट। ठीक है, यानी हमाद ने एक एक्शन किया है इस सेंटेंस में, खाने वाला एक्शन, यानी खुराक। खुराक खाता है, एप्पल खाता है, तो हमाद एक्शन करता है। यानी वो वर्ड एक सेंटेंस में, या वो नाम, या वो प्रोनाउन जो कुछ करता हो एक सेंटेंस में, उसको हम कहते हैं कि ये है सब्जेक्ट, यानी करने वाला। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप। अच्छा, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये देखिए यहां से, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ईट एन एप्पल इज द प्रेडिकेट। यानी ईट एन एप्पल से यहां तक, ईट से लेकर आखिर तक इस सेंटेंस नंबर फर्स्ट में ये क्या है, ये प्रेडिकेट है। यानी हमाद के बारे में मालूमात, हमाद ने जो किया है सेंटेंस में, प्रेडिकेट वाला पार्ट हमें बताता है कि ये हमाद ने किया। समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा, तो वो पार्ट सेंटेंस का जो सेंटेंस में कुछ करता हो, उसे हम कहते हैं कि दिस इज सब्जेक्टिव पार्ट या सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और वो पार्ट, वो हिस्सा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इस सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता हो कि ये सब्जेक्ट इस तरह है, या इस सब्जेक्ट ने ये काम किया इस सेंटेंस में, तो वो पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट। ठीक है, समझ आ गई आपको यहाँ। अच्छा, द प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब ईट। प्रेडिकेट में वर्ब होता है, क्या होता है, वर्ब। वर्ब उसमें जरूर होता है। प्रेडिकेट का पार्ट जो है ना, प्रेडिकेट का मेन पार्ट वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब। अच्छा, सही है। व्हाट डिड हमाद ईट, हमाद ने क्या खाया। ठीक है, व्हाट डिड हमाद ईट, हमाद ने क्या खाया। अगर आंसर इसका देखें तो एन एप्पल, एक एप्पल खाया। ठीक है, यानी एप्पल इज द ऑब्जेक्ट विच हमाद ईट। यानी इस सेंटेंस में एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हुआ है। यानी हमाद ने खाने वाला एक्शन किसके ऊपर किया है, एप्पल के ऊपर।
तो अब अगर आप देखें तो that part of a sentence या that word which receive an action of a subject, we can say that word is called object. ठीक है, यानी एक सेंटेंस में अगर एक नाउन या प्रोनाउन वर्ब से पहले आ जाता है तो वो सब्जेक्ट कहलाता है, वर्ब के बाद आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट काम करता है हमेशा ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, सब्जेक्ट काम करता है ऑब्जेक्ट पर, यानी सब्जेक्ट जो एक्शन करता है वो रिसीव करता है कौन, ऑब्जेक्ट। यानी अगर आप कहे कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो द नाउन एप्पल इज देयरफॉर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, यानी ये एप्पल जो है ना इस सेंटेंस में ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि इसने इसने अ, क्या किया, इसने एक्शन रिसीव किया, किसका, हमाद का, सब्जेक्ट। अच्छा, ये तो थी हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस की एनालिसिस, यानी सेंटेंस नंबर फर्स्ट। ये अब सेकंड नंबर सेंटेंस की हम एनालिसिस करते थोड़ा सा। अच्छा, तो सेंटेंस नंबर सेकंड की एनालिसिस हम शुरू करते हैं। इन सेंटेंस टू द नाउन बिस्मा इज द सब्जेक्ट। अच्छा, सेंटेंस नंबर टू में बिस्मा ने क्या किया है, बिस्मा थप्पड़ मारती है लड़के को। ठीक है, बिस्मा स्लैप्स द बॉय, तो अभी बिस्मा क्या है, सब्जेक्ट है। इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन, ये जवाब है कि किस क्वेश्चन का, हु स्लैप्ड द बॉय, के लड़के को किसने स्लैप किया, हु स्लैप्ड द बॉय। इस हु का जवाब हम देंगे किससे, बिस्मा ने स्लैप किया। तो हु का आंसर सब सेंटेंस में, अगर हु का यानी कौन, कौन से मतलब यानी कौन है, वो नाउन कौन है या प्रोनाउन कौन है। ठीक है, अगर हु का आंसर जो वर्ड एक सब्जेक्ट में एक सेंटेंस में करता है तो वो वर्ड हम कहलाते हैं सब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट। अच्छा, तो द नाउन बॉय इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर थप्पड़ किसको लगी है, एक्शन किसने रिसीव किया है, बॉय ने। यहाँ पर इफेक्ट कौन हुआ है, बॉय। एंड हु इज द पर्सन, द मैन एजेंट, द एंटिटी who is doing an action here is Bisma. Bisma is the doer of an action in this sentence, and the receiver of an action of her slap is the boy. When Bisma slaps, the action of her slap receives by the boy. Okay, तो बिस्मा क्या हुआ, सब्जेक्ट, और जिस लड़के को थप्पड़ रसीद हुई है, थप्पड़ मिली है, वो क्या हुआ, वो रिसीवर हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, इट इज द आंसर टू द क्वेश्चन whom did बिस्मा स्लैप। ये whom को आंसर करता है कि किसको एक्शन रिसीव हुआ है, यानी किसने एक्शन रिसीव किया है, तो बॉय ने किया है और बिस्मा ने स्लैप मारा है उसे। When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. यानी जब हम एक नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब से पहले, ये आपने याद रखना है, वर्ब से पहले जब एक नाउन या प्रोनाउन को हम इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस में, तो उस सब्जेक्ट को यानी उस नाउन प्रोनाउन को हम कहते हैं कि ये नॉमिनेटिव केस में है। किस केस में है, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस दोनों एक चीज है। ठीक है, दोनों नाम हम ले सकते हैं, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। अच्छा, नॉमिनेटिव क्यों कहते हैं, यानी ये नाम से निकला है नॉमिनेटिव, जिसमें हम नाम देते हैं एक चीज को। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ सेंटेंस बोलूं तो आप उसमें देखेंगे कि मैं नाम को पहले रखूंगा, यानी नाम ज्यादातर पहले आता है। अली इज अ गुड बॉय, अली इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अली अली गोज टू स्कूल ऑन टाइम, अली गोज टू स्कूल इन बस, अली गोज टू स्कूल इन मॉर्निंग, अली प्लेस क्रिकेट, अली इज अ वेरी गुड प्लेयर। ये सारा कुछ हम जब बात करते हैं ना, तो नाम नाम पहले लेते हैं, नॉमिनेटिव, यानी वर्ब से पहले हम नाम लेते हैं बंदे का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नाम है या कोई प्रोनाउन है, कोई नेम है या कोई प्रोनाउन है, तो उस
नेम को यानी नाउन को या प्रोनाउन को हम कहेंगे कि ये किस केस में मौजूद है इस सेंटेंस में, नॉमिनेटिव केस में। यानी जब एक नाउन हमारे पास एक सेंटेंस में वर्ब से पहले आता है तो उस नाउन को या आप कह सकते हैं उस प्रोनाउन को हम कहते हैं कि इट इज इन द नॉमिनेटिव केस। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट में लाइन में देखिए आप, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस या अक्यूजेटिव केस। ओके, जब एक नाउन या प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है एक सेंटेंस में, उस नाउन या प्रोनाउन को हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस है या एक्यूजेटिव केस है। ठीक है, तो अगर आप देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर आप देखें तो मी, हिम, अस, देम, हिम, हर, इट, ये है ना, ये हम वर्ब के बाद लगाते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। जब हम एक नाउन को या प्रोनाउन को वर्ब से पहले यूज करते हैं तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम कहते हैं कि दिस इज इन द नॉमिनेटिव केस या इट इज इन द नॉमिनेटिव केस। ये नाउन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, और जब वही नाउन प्रोनाउन हम वर्ब के बाद लगाते हैं सेंटेंस में तो हम कहते हैं कि ये नाउन प्रोनाउन एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस मैंने आप लोगों को समझा दिया है। यानी दो एग्जांपल से, आई टुक टू एग्जांपल, वन इज अबाउट हमाद in which he ate an apple and the second one was about Bisma in which she slapped a boy. Okay, these two were the main example and I explained it very well with you. Okay, now coming toward the next. ओके, ये नोट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सॉरी, अच्छा नोट, तो नोट को थोड़ा सा पढ़ते हैं। टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट, ठीक है, बिफोर द वर्ब। टू फाइंड द एक्यूजेटिव पुट whom or what before the verb and its subject. ओके, ये बहुत जबरदस्त मालूमात है। अगर आप लोगों ने, ये कहते हैं कि अगर आप लोगों ने नॉमिनेटिव केस मालूम करना है तो आप लोग क्या लगाए, हु लगाए, यानी ये वाला हु, कौन, या व्हाट, क्या, किससे बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले आप लगाए उस सेंटेंस में तो आपको पता चल जाएगा कि कौन, यानी किसने ये किया है, आपको नॉमिनेटिव केस पता चल जाएगा। अगर आपने एक्यूजेटिव केस मालूम करना है एक नाउन की तो आप whom लगा दे या what लगा दे उस सेंटेंस में वर्ब से पहले या उसके सब्जेक्ट से पहले। ओके, मैं बताता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ। लेट सपोज हम हु लेते हैं हूँ, और हूँ जो है ना हम लगाते हैं इन दो ऊपर वाले सेंटेंसेस में, हमाद वाले और बिस्मा वाले में। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा मिटाने दे, गिव मी अ मिनट। अच्छा, वी हैव दीज टू सेंटेंसेस। अच्छा, वो कह रहे थे कि आप हु लगा दें, हु किससे, वर्ड से पहले। तो मैं अगर हमाद को यहाँ पर एक साइड पे रखूं और मैं हु लगा दूं, हु ईट्स एन एप्पल, हु ईट एन एप्पल, तो यहाँ पर ये सवालिया निशान बन जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, हु ईट एन एप्पल, एप्पल कौन खाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बात बिल्कुल सही है, हमाद ईट्स एन एप्पल, हमाद एप्पल खाता है। ठीक है, आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अच्छा अभी नेक्स्ट वो क्या बात करते हैं, कहते हैं व्हाट लगा दे आप, व्हाट, व्हाट लगा दे बिफोर वर्ब। अगर हम व्हाट लगाते हैं तो व्हाट ईट एन एप्पल, तो अभी हमाद के लिए हमाद का नाम तो नहीं वो कर सकते क्योंकि व्हाट हम बेजान चीजों के लिए लगाते हैं। अगर यहाँ पर हमाद की जगह पर एक एनिमल होता या कोई और चीज ऐसी मशीनरी वगैरह होती तो मैं व्हाट लगाता, व्हाट ईट एन एप्पल, तो मैं कहता मंकी या द कैट ईट एन एप्पल। ओके, तो इस तरह मैं जवाब कर सकता। इंसान के लिए तो हम हु लगाते हैं, इंसान के लिए व्हाट नहीं लगाते। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई। अच्छा, नंबर सेकंड वाले नोट में, यानी नोट के दूसरी बात में वो कहते हैं कि अगर आपने एक्यूजेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस मालूम करना है तो आप whom लगाएंगे, whom ऑब्जेक्टिव केस ऑफ who, whom या what लगाएंगे
किससे पहले, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले या सब्जेक्ट से पहले। लेट सी, हम लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। या whom slaps the boy, ओके। अच्छा, अगर मैं यहां पर लगा दूं whom Bisma slaps, तो ये हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा इस तरह, whom बिस्मा स्लेप, यानी बिस्मा ने किसको स्लेप किया। तो हमारे पास आंसर क्लियर है, बिस्मा ने स्लेप किया किसको, आपको भी पता है मुझे भी पता है, उस बॉय को जो यहाँ मौजूद था, ठीक है। तो हमें एक्यूजेटिव केस whom से मालूम होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सही, सो ये स्पेलिंग इस तरह नहीं है, बहरहाल लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, नोट तो हमने कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा लेक्चर में। अच्छा, अच्छा, अब क्या है, अब देखते हैं। A noun which comes after a preposition is also said to be in the accusative case is, वो नाउन जो प्रीपोजिशन से, इस जो प्रीपोजिशन के बाद आता हो, ठीक है, आफ्टर, is said to be in the accusative case। हम कहते हैं कि क्या इस किस किस केस में है, एक्यूजेटिव केस में है। अच्छा, तो जो नाउन प्रीपोजिशन के बाद आता है, हम कहते हैं कि वो नाउन क्या है, एक्यूजेटिव केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह, द कप इज ऑन द टेबल। अच्छा, द कप इज ऑन द टेबल, ऑन हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन है। ये कप की जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो हमें बताता है कि कहाँ पर, ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये टेबल जो है ना, ये किस केस में है, एक्यूजेटिव में। द नाउन टेबल इज इन द एक्यूजेटिव केस, गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन। और ये गवर्न कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, इस टेबल को, ये प्रीपोजिशन इसको कंट्रोल करता है। तो वो नाउन जिसको प्रीपोजिशन गवर्न करता हो, यानी प्रीपोजिशन कंट्रोल करता हो, उस नाउन को हम कहते हैं कि ये नाउन हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। यानी अगर आप इस देखें इसमें, तो प्रीपोजिशन कम्स बिफोर अ नाउन, जब प्रीपोजिशन हमारे पास नाउन से पहले आता है, ठीक है, ठीक है। प्रीपोजिशन हमारे पास नाउन से पहले आता है, तो वो वाला नाउन जिससे प्रीपोजिशन पहले आता हो, उसको हम कहते हैं कि ये एक्यूजेटिव केस में है। पर यहाँ पर ये नाउन प्रीपोजिशन इसको कंट्रोल करता है, काबू करता है, तो इस केस को हम कहते हैं नाउन का ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ नाउन, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीपोजिशन, या इस केस को कहते हैं डेटिव केस। क्या कहते हैं, डेटिव केस। सही है, समझ आ गई आपको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Hamad broke the glass, ठीक है, ऑब्जेक्ट, द ग्लास वाज ब्रोकन। अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो ग्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आए, जिसने एक्शन रिसीव किया है, ग्लास ने। और अगर आप इस दूसरे वाले सेंटेंस में देखें, द ग्लास वाज ब्रोकन, तो ये वाज वर्ब है, और वाज से पहले ग्लास इधर आया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ यहाँ पर, यानी पहले वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ है, वर्ब से पहले आ गया, यानी ये एक्टिव सेंटेंस है, ये पैसिव सेंटेंस। अच्छा, it will be seen that nouns in English have the same form for the nominative and the accusative। हम कह सकते हैं कि नाउन की जो शक्ल है, वो अगर आप सेंटेंस से पहले डालें, सॉरी वर्ब से पहले डालें या बाद में डालें, तो उसकी शक्ल जो है ना वो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ग्लास, यहाँ पर भी ग्लास है, स्पेलिंग GLASS है, और यहाँ पर भी ग्लास है, GLASS है, वर्ब से पहले। ये बाद में आए पहले आए वर्ब से, इसकी शक्ल को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये फर्क प्रोनाउन को पड़ता है। प्रोनाउन के केसेस है, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केसेस है, ही शी आई वी यू दे,
इट, ये सब्जेक्टिव है, और उनके ऑब्जेक्टिव केस है मी, मी, अस, देम, हिम, हर, इट, इस तरह। ये उनके ऑब्जेक्टिव कैसे, ये वर्ब के बाद हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जहन में आप लोगों ने ये रखना है। सही है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर भी नहीं होना आपने। अच्छा, नेक्स्ट है द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब, यानी आमतौर पर जो नॉमिनेटिव केस है, यानी नाम वाला केस है, जिसमें नाउन क्या है, वर्ब से पहले आता है। ये इस सेंटेंस में यहाँ तक ये बताया। एंड द एक्यूजेटिव आफ्टर द वर्ब, और एक्यूजेटिव केस में या ऑब्जेक्टिव केस में नाउन वर्ब के बाद आता है। Hence they are distinguished by the order of words or by the sense. हम इसमें फर्क कब कर सकते हैं, सिर्फ ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। ऑर्डर यानी किस ऑर्डर में पड़े हैं, वर्ब से पहले है तो नॉमिनेटिव नाउन है, वर्ब के बाद है तो एक्यूजेटिव नाउन है। यानी वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्टिव केस है। समझ आ गई आपको, सिंपल है, बहुत सिंपल। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कंपेयर, यानी कंपेयर कंपेयर करते हैं कुछ सेंटेंसेस को और समझते हैं। ठीक है, बिस्मा गिव अ पेन, बिस्मा ने एक पेन दिया। बिस्मा गिव हमाद अ पेन, बिस्मा ने हमाद को पेन दिया। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को गौर से आप देखिए। बिस्मा गिव अ पेन, बिस्मा गिव हमाद अ पेन। यहाँ पर सिर्फ पेन है, एक 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 नाउन है वर्ब के बाद। यहाँ पर आप देखिए, हमाद भी नाउन है, पेन भी नाउन है, हमारे पास दो नाउन आ गए। अच्छा, तो एनालिसिस करते हैं सेंटेंसेस की, फिर समझ आ जाएगी आपको। इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंसेस में से द नाउन पेन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिव। ये गिव वर्ब है, इसके लिए जो पेन है ये ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का असर इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। ठीक है, यानी गिव का असर किस पे पड़ रहा है, पेन पे। यानी बिस्मा पेन देती है, या बिस्मा ने पेन दिया किसको, हमाद को। In the second sentence, we are told that Hamad was the person to whom Bisma gave a pen. और सेंटेंस नंबर सेकंड में आप देखें, हमाद ही वो बंदा है जिसको बिस्मा ने पेन दिया। ठीक है, तो पहले में मतलब पेन है और हम बिस्मा ने दिया है, पर ये मालूम नहीं कि किसको दिया। दूसरे वाले सेंटेंस में बिस्मा ने पेन दिया है, पर ये मालूम है कि उसने किसको दिया है, हमाद को दिया है। अच्छा, वजह क्या, और इससे क्या हमें सीखने को मिल रहा है। अच्छा, द नाउन hamad is called the indirect object of the verb. The noun pen, the ordinary object, is called the direct object. अच्छा, अभी हम ऑब्जेक्ट हमारे पास दो हो गए यहाँ पर। अगर आप देखिए इस वाले सेंटेंस में, मैं थोड़ा सा साफ करूँ इसको पहले। अच्छा, सेंटेंस नंबर 2 में अगर आप देखें तो यहाँ पर बिस्मा एक नाउन, हमाद दूसरा नाउन, पेन तीसरा नाउन। यहाँ पर ये क्या है, गिव क्या है, वर्ब है। तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। सही है, यहाँ पर वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट है। तो अभी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट कौन है। यानी बिस्मा की जो एक्शन है देने की, उसमें पहले पिन आता है ना। बिस्मा क्या देती है, पिन, और किसको देती है, अहमद को। तो वो ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता हो, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट जो इनडायरेक्ट यानी दूसरे नंबर पर जो एक्शन रिसीव करता हो, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गए, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है हमाद, ठीक है, और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो क्या है, वो है पेन, जो बिस्मा देती है या बिस्मा ने दिया। ठीक है, तो एक सेंटेंस में हमारे पास बेशुमार ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अगर हम साथ में प्रीपोजिशन ऐड करते जाते हैं तो सेंटेंस और लंबी हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको,
अली गोज टू स्कूल, अली गोज टू स्कूल। अभी मैं सेंटेंस को बढ़ाता हूँ प्रीपोजिशन की मदद से। इन द, बस इन लगा दिया मैंने। विथ हिज फ्रेंड्स, विद लगा दिया मैंने। ऑन सदर रोड, ऑन पिशावर रोड, ऑन लगा दिया मैंने। इन मॉर्निंग, बाय बस, और इन द बस, along with his bags, ओके, अपने बस्तों के साथ। तो ये इस तरह हम आगे बढ़ाते जाते हैं और साथ में प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं एक सेंटेंस में हमारे पास, सही है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई। अच्छा, आगे चलते हैं। इट विल बी नोटिस्ड, ये बात नोटिस करनी चाहिए, दैट द पोजीशन ऑफ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब, ठीक है, एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वो डायरेक्टली हम वर्ब के बाद लगाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये गेव वर्ब है और हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने एडजेसेंट लगाया हुआ है, बिल्कुल एकदम हमने लगाया हुआ है, जल्दी लगाया हुआ है। और जो डायरेक्ट है वो हमने बाद में लगाया है, ठीक है। एंड बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो हमने बाद में लगाया हुआ है, यानी इनडायरेक्ट को पहले लगाते हैं। So, when a preposition comes before noun, is called object of preposition or dative case. ये रहा हमारा थर्ड नंबर केस, यानी जब एक preposition नाउन से पहले आता है तो उस नाउन का केस हमारे पास बन जाता है dative case, या you can say object of preposition, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से वर्ब से बाद में आता है, या आप देख कह सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन के बाद आता है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कहलाता है, या आप कह सकते हैं डेटिव केस कहलाते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट फिर है हमारे पास नोट है, तो नोट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और समझते हैं। बिस्मा गेव हमाद पेन, बिस्मा ने हमाद को पेन दिया, यानी बिस्मा गेव अ पेन टू हमाद, ये इस तरह भी है। Will you do me a favor? Will you do a favor to me? ठीक है। I bought Bisma pen. I bought a pen for Bisma. Fetch Aisha a watch. Fetch a watch for Aisha. She made Salma a new chair. She made a new chair for Salma. तो ये इस तरह हम लगाते हैं। Get her a cab, उसके लिए टैक्सी पकड़ो। Get a cab for her. ठीक है। तो we see that the indirect object of a verb denotes the person to whom something is given or for whom something is done, यानी इनडायरेक्ट, इस चीज को आप समझे, इस वाली लाइन को आप समझे, आसान हो जाएगी आपके। यानी इनडायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में जिसके लिए, फॉर whom, टू whom something is given, जिसको कोई चीज दी गई है, ठीक है, उस सेंटेंस में, और फॉर whom समथिंग इज डन, या जिसके लिए कोई काम किया गया है। यानी इनडायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में जिसके लिए, जिसको कोई चीज दी गई है, यानी जिसने एक्शन रिसीव किया हुआ है, और फॉर whom समथिंग इज डन, और जिसके लिए कुछ हुआ है। यानी आप अगर ऊपर वाले सेंटेंस में देखें तो बिस्मा गेव अ पेन, बिस्मा गेव हमाद अ पेन, ठीक है, ये सेंटेंस नंबर 2 में। लेट मी क्लियर इट। Look at this sentence. Bisma give. Bisma is doing an action of giving. वो एक्शन कर रही है गिविंग की। किसको दे रही है? हमाद को दे रही है। मगर क्या दे रही है? पेन दे रही है। तो पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी हमाद को कुछ दिया गया है इस नोट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो समझ आ गई आपको। अच्छा, एग्जामिन द सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस को पढ़ते हैं, विच इज पॉजेसिव केस और जेनेटिव केस, ठीक है। अच्छा, हाँ, दिस इज बिस्मास पेन, ये बिस्मा का पेन है। बिस्मास पेन, द पेन बिलोंगिंग टू बिस्मा, यानी इसका मतलब है, ये पोस्ट्रफी एस जो बिस्मा के साथ ये लगाया हुआ है हमने, इसका मतलब है द पेन बिलोंगिंग टू बिस्मा, यानी वो पेन जिसका ताल्लुक बिस्मा के साथ है, यानी बिस्मा की मलकियत है ये पेन, ठीक है, बिस्मा के पोसेशन में है।
ऑन 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 करती है स्पिन को, ठीक है, ऑनर है स्पिन की। अच्छा, द फॉर्म ऑफ द नाउन बिस्मा इज चेंज टू बिस्मास, यानी बिस्मा को हमने बिस्मास में चेंज किया। टू शो ओनरशिप, के हम ओनरशिप दिखाए, मलकियत दिखाए, और पोसेशन या कब्जा दिखाए बिस्मा की या नाउन की, ठीक है। तो द नाउन बिस्मा इज देयरफॉर सेड टू बी इन द पोजेसिव और जेनेटिव केस। तो हम कहते हैं कि ये बिस्मास जो है, ये वाला जिस पे मैंने टिक लगा दिया, ये वाला जो नाउन की जो शक्ल इस तरह अगर आप देखते हैं, एपोस्ट्रोफी एस साथ लग जाता है, तो ये कहलाता है पोजेसिव केस या जेनेटिव केस। ठीक हो गया। अच्छा, द पोजेसिव आंसर क्वेश्चन हुज, पोजेसिव आंसर करता है किस क्वेश्चन को, हुज का, यानी किसका, हुज किसका, हुज पेन, एंड द आंसर इज बिस्मास, ठीक है, यानी बिस्मा का पेन, ठीक है। तो पोजेसिव जो केस है, द पोजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोसेशन, इट इज यूज्ड टू डिनोट ऑथरशिप, origin, kind, etc. अच्छा, इस केस का हर दफा ये मतलब भी नहीं होता कि ये यानी पोसेशन दिखाता है, यानी मलकियत दिखाता है, यानी अगर किसी नाउन के साथ ये लगा हुआ है और आगे कोई नाउन वगैरह मौजूद है, तो वो नाउन उसकी पोसेशन में है, उसकी ऑनरशिप में है, ठीक है। इस तरह हमेशा नहीं होता, यानी इट इज यूज्ड टू डिनोट, ये हम डिनोट करते हैं, हम इनसे पता लगाते हैं ऑथरशिप का, यानी किताब किसने लिखी हुई है, तो उसके लिए भी हम इस तरह करते हैं। ओरिजिन का, यानी एक चीज कहाँ पर बनी हुई है। काइंड का, किस्म के लिए, कि किस किस्म की चीज है, ठीक है, एटसेट्रा। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पर, तो मार्लोस प्ले, मार्लोस प्ले यानी द प्लेज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो, वो प्लेस जो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे हुए हैं, ठीक है, वो ड्रामे, वो प्लेस जो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफियस का ये मतलब नहीं हुआ कि वो ड्रामे जिस पे क्रिस्टोफर मार्लो की मलकियत है, नहीं, इस तरह नहीं। अच्छा, मदर्स लव, माँ का प्यार, तो अभी यहाँ पर देखें, तो द लव फेल्ट बाय मदर, यानी वो प्यार जो महसूस करती है, जो महसूस होता है किसको, मामा को, अम्मी को, ठीक है। हमाद स्कूल, हमाद स्कूल से ये मतलब नहीं है कि स्कूल पे पोजेशन हमाद का है या हमाद की ओनरशिप में है ये, या हमाद की मलकियत है, यानी द स्कूल वेयर हमाद गोज, वो स्कूल जहां हमाद जाता है, ठीक है, यानी अ चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड, बच्चों के प्लेग्राउंड। अच्छा, तो प्लेग्राउंड वेयर फॉर चिल्ड्रन मीन वेयर दे कैन प्ले, वेयर दे विल एंजॉय देयर सेल्फ, वेयर दे कैन एंजॉय, ओके। तो इस तरह ये हमारा था लेक्चर पोजेसिव प्रोनाउन का, यहाँ पर खत्म हो गया। हमने एक्यूजेटिव, सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव, और डेटिव केस, ये सारे केस डिस्कस कर लिए आपके साथ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। समझ ना आई हो तो दोबारा लेसन को, दोबारा लेक्चर को और से सुने, और अपने लिए नोट्स बनाएं, और प्रैक्टिस करें, सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें, यानी सब्जेक्ट को अलग समझे, ऑब्जेक्टिव को अलग समझे, ऑब्जेक्टिव और प्रीपोजिशन को समझे, पोजेसिव केस समझे, और आपस में कंपेयर करें, और फिर अपने आप के से एक टेस्ट लें, और देखें कि आप कितने पानी में, अब या आपने कितना सीखा। ज्यादा गुजारा नहीं हुआ तो दोबारा लेक्चर को सुने, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ने के बाद।